औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खुश आमदीद मेरे चैनल में। अब हम बढ़ते हैं अपनी गज़ल नंबर 2 की जानिब, जिसके राइटर हैं मिर्ज़ा ख़ान दाग़। मिर्ज़ा ख़ान दाग़ की अब गज़ल नंबर 2 की तशरीह करने जा रहे हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। खातिर कहते हैं लिहाज, पास, ईमान जाना, अकीदे का नाक़िस होना, अकीदा दुरुस्त न होना, अकीदा ख़राब हो जाना। अब बढ़ते हैं मफ़हूम की जानिब। ए महबूब, मैंने तेरा लिहाज करते हुए तुम्हारी बात मान ली है, लेकिन झूठी कसम खाने की वजह से तुम्हारा अकीदा नाक़िस हो गया है। तशरीह तलब शेर मामला बंदी का शेर है। शोखी, जिंदा दिली, चुलबलापन और शरारत अमेज़ लहजा दाग़ की मामला बंदी के औसाफ हैं। वो मुनकरुल मिजाज आशिक की तरह हम कलाम नहीं होते, बल्कि उनका कलाम तकरीबन जारहाना होता है। महबूब के साथ नोक झोंक उनके कलाम की ख़ास खूबी रही है। उनके यहाँ का आशिक ज़ुबान बंद और चुप साधने वाला नहीं होता, बल्कि मुंह फट और शिकवा और शिकायत करता दिखाई देता है। ये तो था इसका तारुफ। अब बढ़ते हैं शेर की तशरीह। ताहम पहले मिस्र में क्या है? ताहम महबूब आशिक के सामने साफ इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम्हें लोगों ने गलत मतला किया है, तुम्हें हासदों ने भड़काया है। यहीं पर बस नहीं, बल्कि महबूब अपनी बात को सच साबित करने के लिए कसम तक उठा लेता है और कहता है कि मैंने रकीब के साथ कभी मेल जोल रखा ही नहीं। शायर ने इसी तरह के आशिक की तर्जमानी की है, जिसने महबूब से इस तरह का शिकवा किया, लेकिन महबूब ने कसम उठाई अपने आशिक के सामने और कहता है मैंने लिहाज करते हुए तुम्हारी बात का यकीन तो कर लिया, लेकिन मुझे मालूम है कि तुमने झूठ बोला है। ताहम शायर दूसरे मिसरे में कहता है कि ए महबूब, अगर तूने झूठी कसम खा ली है तो इससे तुम्हारा अकीदा नाकस हो गया है। झूठी कसम तुम्हारे दामन पर धब्बा है और रोज़े हशर तुमसे इसके मुतालिक पूछ होगी। आशिक ने इस मामले को आखिरत पर छोड़ दिया है। दिल ले के मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसास तो गया। महबूब को मैंने दिल दिया, लेकिन इस मुफ्त शय के मिलने का एहसास मंद होने की बजाय उल्टा शिकवा शुरू कर दिया। इस शेर में शायर क्या बयान करते हैं? शायर ने जिस आशिक की तर्जमानी की है उसके साथ भी यही कुछ हुआ। उसने महबूब को दिल दिया, यानी महबूब की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश्त डालकर महबूब के नाफज करदा अहकाम की पैरवी करना शुरू कर दी। उसने अपना मोहब्बत भरा पैगाम पुरखलूस दिल महबूब के हवाले कर दिया, ताकि महबूब उसके खलूस और जज्बे मोहब्बत की कदर करे और महबूब को उसकी वफा शेयारी का यकीन आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आशिक ने तो मोहब्बत जितलाने के लिए दिल महबूब के हवाले किया था, लेकिन यहाँ मामला ही बरअक्स हो गया। महबूब ने एहसासमंद होने की बजाय साफ कह दिया कि ये दिल तो किसी काम का नहीं, ये दिल तो बेकार है, रंगीनी और दिल फरेबी से आरी है। गोया उल्टा आशिक के पुरखलूस दिल की तजलील कर दिया। बढ़ते तीसरे शेर की जानिब। डरता हूँ देख कर दिल बे आरज़ू को मैं। क्या कहता है शायर? डरता हूँ देख कर दिल बे आरज़ू को मैं, सुनसान घर ये क्यों ना हो मेहमान तो गया। मुझे अपनी ख्वाहिशात से खाली दिल को देखकर खौफ महसूस होता है। मेहमान के रुखसत होने से मेरे दिल का आशियाना वीरान हो जाता है। ज़ेर तशरीह शेर में शायर ने ऐसे ही आशिक की तर्जमानी की है जिसके दिल में मज़ीद ख्वाहिशात पैदा होना ख़त्म हो गई हैं और दिल जो कभी ख्वाहिशात से भरपूर होता था अब खाली हो चुका है। शायर ने ख्वाहिशात को मेहमान करार दिया है और कहा है कि मेरे दिल का मेहमान रुखसत हो चुका है और अब मुझे अपने ख्वाहिशात
خالی دل کو دیکھ کر خوف محسوس ہوتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح کسی کو ویران گھر میں اکیلے ہونے کی وجہ سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ شاعر نے یہاں مہمان اپنے محبوب کو قرار دیا ہے، یعنی عاشق کے دل میں پہلے دعوے دار وصل کی تمنا موجود ہوتی ہے، پہلے دیدار وصل کی تمنا موجود ہوتی ہے، لیکن پے در پے ناکامیوں کے بعد یہ خواہش ختم ہو جاتی ہے اور اب عاشق نے محبوب کے ساتھ قطع تعلق کر لیا اور اب اس کا دل خالی ہو چکا ہے، کیونکہ دیدار وصل کی سب سے بڑی خواہش رخصت ہو جاتی ہے۔ افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا جاں تو گیا۔ افشائے راز، بھید ظاہر ہونا، جتا دینا، احساس دلانا۔ اگرچہ عاشق کا بھید ظاہر ہونے سے میری رسوائی ہوئی، تاہم میں نے محبوب کو اپنے عشق کا احساس تو دلا دیا۔ عاشقوں کا ہمیشہ یہ طرز امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے عشق کی وجہ سے محبوب کو رسوا نہیں ہونے دیتے، وہ ہر حال میں ایسے افعال سے گریز کرتے ہیں جس سے محبوب کی رسوائی کا اندیشہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات وہ اپنے عشق کے متعلق بھی محبوب کو آگاہ نہیں کرتے کہ کہیں محبوب کو تشہیر نہ ہو جائے۔ اگرچہ وہ محبوب پر دل و جان سے فدا ہوتے ہیں، لیکن پاس ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ اہل زمانہ اور بعض اوقات محبوب کو بھی اپنے عشق سے آگاہ نہیں کرتے۔ تاہم مرزا خان داغ نے عاشقوں کی روایتی پاسداری سے بالکل جدا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ان کے نزدیک عشق کی تلخی آگ لاحاصل اور بے فائدہ ہے۔ اول تو محبوب پر وفا شعاری نہیں کھلتی اور اسے عاشق اور رقیب کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے، مزید برآں یک طرفہ محبت سے جس سے محبوب آشنا ہی نہ ہو، وصل و دیدار کی امید رکھنا فضول ہے۔ گو نامۂ بر سے خوش نہ ہوا، پر ہزار شکر مجھ کو وہ میرے نام سے پہچاں تو گیا۔ اگرچہ محبوب قاصد سے خوش نہ ہوا، لیکن یہ بھی بہت قابل شکر بات ہے کہ محبوب مجھے میرے نام سے پہچان تو گیا۔ اس شعر میں شاعر نے برعکس حقیقت بیان کی ہے۔ اس کے محبوب نے اگرچہ قاصد کو برا بھلا کہا، لیکن عاشق کے لیے یہ خوشی کی بات تھی کہ محبوب نے روایتی طرز عمل اختیار نہ کیا تو کیا ہوا، نہ خط کو پھاڑا اور نہ جلایا، بلکہ عاشق کا نام دیکھ کر برہم ہوا۔ شاعر اس بات پر بہت خوش ہے کہ محبوب کے نام پڑھنے کا یہ پہلا زینہ ہے اور وہ شکر گزار ہے کہ محبوب نے اسے اس کے نام سے پہچان لیا اور اب یہ بات اس کے احاطۂ عمل میں آ چکی ہے کہ میں ہی اس کا عاشق ہوں۔ بزمِ عدو میں صورتِ پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قرباں تو گیا۔ بزمِ عدو رقیبوں کی محفل، صورت پروانہ پتنگے کی مانند۔ محبوب کو رقیبوں کی محفل میں دیکھ کر میرا دل جل گیا، لیکن اے محبوب اگرچہ یہ دل رشک سے جلا لیکن پھر بھی قرباں تو تجھ پر ہی ہوا۔ زیر تشریح شعر میں شاعر نے محبوب کی بے رخی، بے نیازی، بے التفاتی، لاپرواہی اور بے وفائی کا مضمون باندھا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ محبوب کو اپنے جذبات و احساسات سے آگاہ کرنے کے لیے گھر سے نکلا۔ آج یہ فیصلہ کیا تھا کہ محبوب کو اپنے حالات بتاؤں تاکہ کچھ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ جب وہ محبوب کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر دل تھام کر رہ گیا کہ محبوب رقیبوں کی محفل سجائے بیٹھا ہے اور رقیب محبوب سے اظہار محبت اور وفاداری کے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں۔ محبوب مانند شمع ان تمام لوگوں کا مرکز و محور تھا، لیکن اس تمام قصے کا افسوسناک پہلو یہ تھا کہ محبوب بھی رقیبوں پر لطف و عنایت کی بارش کر رہا تھا، وہ بھی پیار کا جواب پیار سے دے رہا تھا، انہیں اپنے دیدار سے سرفراز کر رہا تھا اور ان سے محو گفتگو تھا، جبکہ محبوب مجھ سے برعکس رویہ اپنائے ہوئے تھا، میرے ساتھ وفاؤں کے بدلے میں بے رخی اور غیروں
से वफा के बदले में कुर्बत। आशिक इन तमाम बातों को देख कर कर्ब बर्दाश्त कर सकता था। ये मंजर तो उस पर बिजली बनकर गिरता है और उसके कल्बो ज़हन की दुनिया में एक भूचाल आ जाता है। अब बढ़ते हैं आखिरी शेर की जानिब। होशो हवासो ताबो तवां दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं सामा तो गया। होशो हवास कहते हैं अक्ल, समझ, फहमो फरासत को। ताबो तवां ताकत और तवानाई को कहते हैं। एक दाग हमारी अक्ल और फरासत, ताकत और तवानाई रुखसत हो गई है और अब हम भी जाने वाले हैं क्योंकि हमारा सामान जा चुका है। तशरीह तलब शेर में शायर ने नातवानी का मजमून बांधा है। जवानी में इंसान के अज़ा मजबूत और असाब ताकतवर, दिमाग पुरजोश और ताकत अरूज पर होती है। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है वैसे वैसे उसकी जवानी की सलाहियतें मांद पड़ जाती हैं। अज़ा कमज़ोर, असाब नातवा, जहन में फ़हम फरासत कम, दिमाग बेजोश, ताकत जो है ख़त्म हो जाती है। ये बुढ़ापे की अलामात होती हैं जो इस बात की अक्कास होती हैं कि इंसान अब मौत के करीब से करीब तर हो रहा है। इसलिए गालिब ने कहा, शायर ने भी इस कैफियत के मुतल्लिक शेर गोई की है। शायर कहता है कि अब हमारे फ़हम फरासत और अक्ल व दानिश बहुत कम हो चुकी है। गोया ये रुखसत हो चुकी है और ताकत और तवानाई की अदम मौजूदगी है, यानी हमारे बदन की तमाम सलाहियतें जा चुकी हैं जो इस बात की गमाज़ हैं कि अब हम भी जाने के करीब हैं। हमारा माल व मता, सामान, ज़िस्त जा चुका है और हम भी इस दारे फ़ानी से कूच करने वाले हैं। यहीं पर हमारी गज़ल का इख्तिताम होता है। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।